अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आप सबको पाकिस्तान की सालगिरह 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। दिली जोशो जज्बे के साथ आज का दिन हम सब मना रहे हैं। आज हम ज़रा बात करेंगे 78 सालों की। 78 सालों में पाकिस्तान ने खेलों की दुनिया में क्या खोया, क्या पाया। हॉकी का उरूज देखा, उरूज से जवाल तक की कहानी देखी। जिम्मेदार कौन है? स्कॉश का उरूज देखा, स्कॉश का जवाल देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अरशद नदीम। पूरा क्रेडिट जाता है उनको। इस 78 सालों में वो एक शख्स है जिसने इंडिविजुअली ओलंपिक्स का मेडल लेकर हमारी मेडल की भूख भी मिटा दी, हमारी मेडल की तड़प को भी ख़त्म किया। बहुत बड़ी बात है अरशद नदीम के लिए, बहुत बड़ा क्रेडिट है। अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है और नो डाउट वो डिज़र्व करते थे जितने वो मेहनत करते हैं। फिर हमारी क्रिकेट पर राज करने वाली टीम जो 92 का वर्ल्ड कप जीती, फिर T20 का वर्ल्ड कप जीती, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, हम दुबई में होने वाले वर्ल्ड कप T20 का हिस्सा बने, फाइनल तक गए, जीत ना पाए? क्या हुआ ऐसा? नू दस्तगीर उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, सना मीर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हॉल ऑफ फेम में उनको मौका मिला, जगह मिली। हमारे लिए बड़ी ही फ़ख्र की बात है कि सना मीर जैसी क्रिकेटर पाकिस्तानी हैं। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान में बड़ा नाम पैदा किया। इंडिविजुअली बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, शोएब अख्तर हैं, वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, सामुल हक और अकील खान को बड़ा क्रेडिट दूंगा। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान टेनिस को दवाम बख्शा। बड़े बड़े हारून साहब और बड़े बड़े नाम हैं टेनिस के, लेकिन जो बात है सामुल हक और अकील खान ने पाकिस्तान के लिए किया वो उससे पहले हुआ, पर उस लेवल पर नहीं हो पाया। 78 सालों में फेडरेशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस का क्या किरदार रहा? हमने क्या स्पोर्ट्स को इन 78 सालों में 1947 की शुरुआत से बेहतर किया? फुटबॉल की सिचुएशन आप सबके सामने, अब जाकर हमें उम्मीद बंधी है कि अब फुटबॉल कुछ बेहतर होगी। मोहसिन गिलानी साहब आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, पढ़े लिखी शख्सियत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके चंद फैसले बहुत अच्छे हैं। जूनियर टीम के लिए जो कोचेज़ लगाए हैं बड़े अच्छे टॉप कोचेज़ हैं। ईसा को भी मौका मिला है, अवार्ड याफ्ता हमारे फुटबॉलर हैं, सुपरस्टार हैं। नासिर इस्माइल अच्छे कोच हैं, उनको मौका मिला है, तो कुछ काम फुटबॉल पर हो रहा है। लेकिन क्या इतना काम हुआ है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लें, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लें, तालीम से खेलों को अलग कर दिया गया, क्या फ़र्क पड़ा? हॉकी के सुपरस्टार्स कहाँ गायब हो गए? बैडमिंटन में एक माहूर शहजाद आपको दिखती हैं, मुराद दिखते हैं, पलवशा दिखती हैं और लारोश रीसेंट प्लेयर है। उससे पहले और उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। हम कभी उफक पर चमक ही ना पाए। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अहमद नवाज बड़े शानदार डायनामिक, मेरे बड़े फेवरेट स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट भी हैं, तमाम खेलों पर बड़ी शानदार ग्रिप है। साथ ही साथ उस्तादों की तरह बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, स्पोर्ट्स एंकरिंग का बहुत बड़ा नाम नसीम राजपूत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, दोनों आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, ज़रा अगर आपसे पूछूं इन 78 सालों में पाकिस्तान ने खेलों में क्या खोया है और क्या पाया? हाँ, असलान भाई अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई को भी बहुत सलाम, आपके तमाम व्यूवर्स को भी बहुत सलाम। देखिए, हमारी स्पोर्ट्स का ग्राफ बड़ा एक फ्लक्चुएट रहा है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में पहले हम प्राइड के लिए खेला करते थे जब पाकिस्तान बना था। चाहे आप उस जमाने के पहलवान उठा के देख लें, उस जमाने की क्रिकेट टीम उठा के देख लें, जिनको कोई पैसे नहीं मिला करते थे, इस तरह आज पैसे मिलते हैं। वो लोग प्राइड के लिए खेलते थे। उस दौर के अंदर आपको एथलेटिक्स के अंदर एशियन गोल्ड भी दिखाई दिया, एशियन सिल्वर भी दिखाई दिया। अब वो प्राइड से प्राइस की जानिब शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के अंदर कि वो जो प्राइड के लिए खेला करते थे अब वो प्राइस के लिए हो गया। अब आप अंदाजा करें, और अच्छा इसमें हमारी हुकूमत का भी रोल है। एटलीस्ट जो जीत के आ जाते हैं आप उसकी पजीराई करें, लेकिन ऐसी ना करें कि जैसी आपने अरशद नदीम की है। अरशद नदीम की पजीराई आपने इतनी कर दी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अरशद आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा लगा उनके फ्यूचर के दरवाजे बंद कर दिए। जब हम किसी को 5-6 अरब रुपया दे देंगे तो जाहिर सी बात है उसने कहा यार मैंने इतनी मेहनत कर ली सारी जिंदगी, तो मेहनत ही करता रहा, जिम ट्रेनिंग फलाना, अब ठीक है मैं सुकून में आ गया हूँ, अब तरीके से ट्रेनिंग होगी। अब आदमी को रिलैक्स नहीं होने दें। आपने ये बड़ा गलत किया। अरशद नदीम हमारी अचीवमेंट है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो शायद पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आपको ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर दिखाई नहीं देगी। हॉकी में तो जाहिर है हमारी फतवात है, लेकिन हॉकी से हट के जो बाकी गेम्स के अंदर ही हमारी सबसे बड़ी फतह है। लेकिन हमने उस फतह का नतीजा देखे अरसलान साहब, जो आप 78 साल की बात कर रहे हैं, हमारे
जो एडमिनिस्ट्रेटर पहले हुआ करते थे, जैसे नूर खान साहब की मैं बात करूं, नूर खान साहब के दौर में चाहे हॉकी देख लें, क्रिकेट देख लें, स्क्वॉश देख लें, तमाम का मेयार बहुत ऊपर हुआ करता था। आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का ये हाल है कि हमारा एथलीट तैयारी तो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद अगर वो जीत कर आ गया, कोई कारनामा करके आ गया, तो सारे क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद चाहे आपके वजीर आजम हो, सदर हो, स्पीकर हो, जहाँ भी हो, वहां से इनामात मिलना शुरू हो जाते हैं। वहां पर भी बैलेंस दिखाई नहीं देता। तो हम एक इम्बैलेंस अंदाज से अपने स्पोर्ट्स को रन करते आए हैं। आप हॉकी, स्क्वॉश क्या हाल हुआ है पिछले 78 साल में, और स्पेसिफिक इस साल की बात करूं तो मुझे अपनी क्रिकेट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो एक जो वाहिद खेल रह गया है इस मुल्क के अंदर, जिसमें इस मुल्क के लोगों का शौक है। आप यकीन माने, इतना तेजी से पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ नीचे जा रहा है। बाबर और रिजवान, बाबर और रिजवान, बाबर और रिजवान। आपकी क्रिकेट कहाँ चली गई भाई बाबर और रिजवान की वजह से? और आज भी सिर्फ बाबर और रिजवान के अलावा हमें राइट और लेफ्ट दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि हमने तैयार नहीं किए। या बाबर और रिजवान ने, जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने तैयार नहीं होने दिए। हसन हसन नवाज भी इसी मुल्क में रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। साहबजादा फरहान भी इसी मुल्क में रहता है, वो कोई मुल्क से बाहर नहीं रहता है, लेकिन उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया। आज यही काम सुफियान मुकीम के साथ हो रहा है। तो हम खुद अपने स्पोर्ट को तबाह करते आए, हमें किसी धार वाले की जरूरत अच्छा नहीं नसीम पड़ती है। भाई, आज आपने ना बड़ी, हमने डिटेल इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, मैं एक एक करके ज़रा हम डिस्कस करते हैं। पहले आप और मैं ज़रा अरशद नदीम का जिक्र हुआ तो अरशद नदीम पर बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हमें उसको तैयारी के लिए भरपूर मौका भी देना चाहिए और उसको उस ग्राउंड के अंदर रहना चाहिए अरशद को, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए एक और मेडल लाए, जिसकी अब पूरी कौम उससे उम्मीद लगा बैठी है। लाया भी है वो माशाल्लाह से एशियन गेम्स में भी। अहमद, 78 साल पाकिस्तान स्पोर्ट्स के, क्या देखा आपने, क्या आपको अंदाज़ा होता है? आपने इससे पहले, आपने पढ़ा सुना और रिसर्च की, अब हम देख भी रहे हैं कुछ 10-15 सालों से ये चीज़ें। क्या हो रहा है, क्या हमने खोया है ऐसा और क्या पाया है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको, अस्सलाम नसीम भाई को और आपके तमाम नाजरीन को। और आपके शो की मुनासबत से मैं तमाम हमारे जो पाकिस्तान में मुकीम है या मुल्क से बाहर हैं, उनको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, ये कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है बड़ी नसीम भाई ने ना बड़ी दर्द भरी जो तारे हैं वो छेड़ दी हैं। आई थिंक पिक्चर बड़ी डिसअपॉइंटिंग हो चुकी है। आपको याद होगा इलामा इकबाल ने कहा था कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, वाह। मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तो वो आगाज जो है वो तो 1947 के बाद हो चुका था, और हमने 80s की हिस्ट्री उठाकर देख ली, फिर आप 90s में चले जाएं। बहुत सी हमने स्पोर्ट्स में जो है वो जीत देखी है। अभी हम अरशद नदीम की बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कहानी इसके बरक्स होती, अगर वो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ना जीत पाते, तो क्या वो आज अरशद नदीम को हम सेलिब्रेट करते? क्या हम फिर भी उनको ओन करते? मेरा नहीं ख्याल। और मेरा ख्याल है हम जब बार बार अरशद की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उनको, और उनके खास तौर पर जो उनके कोच हैं भट्ट साहब, उनको बहुत ज्यादा इंडिविजुअली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जितने भी लैक ऑफ रिसोर्सेज थे या जो भी मसाइल थे उनके बारे में उन्होंने एक आप बीती नहीं लिखी, बल्कि वो आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए, और आखिरकार जो नेजा उन्होंने फेंका, वो जिस तरह आपने भी मेरे एक प्रोग्राम में कहा था कि उसने तमाम स्पोर्ट्स की तकदीर बदल दी पाकिस्तान में, कि क्रिकेट से हट के भी कोई चीज है। कोई शक नहीं। अब बहुत कुछ खोया है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, मेरे ख्याल से नसीम भाई ने भी कुछ चीजों की निशानदेही की। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो एक स्पिरिट था, जो हम देखते थे, जिसके बारे में पढ़ते थे किताबों में या जो कहानियां सुनते थे कि यार मुल्क के लिए खेलना है, यार मुल्क के लिए खेलना है, मुल्क की नुमाइंदगी है, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो गई है। हर इंसान आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जज्बा थोड़ा कम हो गया। अब जब आप खेलने के लिए उतरते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, आपने हॉकी की बात की, फुटबॉल में लड़के चले बहुत नए हैं, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा खतरनाक लफ्ज है स्पोर्ट्स में, लॉबी सिस्टम को देखना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बचानी पड़ती है, कहीं ना कहीं लीग्स के बारे में सोचना पड़ता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देखे जाते हैं। अब वो जो एक जज्बा था जिससे हम लोग पढ़ते आए, जिसके बारे में हमने सुना कि यार हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अगर इंजर्ड भी हैं पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान को जिताना है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप 6 साल बाद वेस्ट इंडीज से अपनी सीरीज की पहले वनडे हारे, उसके बाद अगर आप सीरीज की बात करें तो आखिरी बार जब वेस्ट इंडीज आपसे क्रिकेट की सीरीज जीता था तो वो साल था आई थिंक 91, 1992 में आप 1991, सीरीज वो 91 1991 था, और फिर हमने बिल्कुल 93 में उनके साथ बराबर भी कर ली थी सीरीज, वो भी हम नहीं जीत पाए थे। तो यानी 34 साल हो गए हैं वेस्ट इंडीज को हमसे जीते।
तो बस वो हो गया पूरा, मेरे ख्याल से वो भी हमने पूरा कर दिया। तो मेरा यही ख्याल है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बहुत मशहूर हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, जो सूबाई हुकूमत है, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रुझान तो है, एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन जहां पर मसला है हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, मसला सिर्फ टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं है, मसला ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल्स पर नहीं हो पा रही। आप जब बात करते हैं फेडरेशन और एसोसिएशन, उनके आज भी वही मिसाइल हैं जो आज से 10 साल पहले थे, फंडिंग के का आज भी वही फुकदान है जो आज से 10 साल पहले था। तो मेरे ख्याल से आप हैं नसीम भाई, बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह, मेरे भी उस्ताद की तरह हैं, बड़े भाई हैं, वो भी इस चीज की निशानदेही करेंगे कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो डेवोल्यूशन नहीं, वो ट्रांससेंड नहीं कर पा रही पॉलिसी आपकी, या आपकी वो एक, कहते हैं ना, जिस तरह आपने कहा कि खेलों को खत्म कर दिएगा, अब आप स्कूल्स और कॉलेजेस की मिसाल ले लें तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और कंक्रीट जंगल्स के अंदर आपको नजर आते हैं। सही जो बात है। ग्राउंड का कॉन्सेप्ट था अपने स्कूल के लिए, हमने स्कूल में क्रिकेट खेली, हमने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हॉकी खेली, हम सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। टीचर्स परेशान हो जाते थे, भाई एक स्पोर्ट पिक कर लो, हमने कहा नहीं, कॉलेज की नुमाइंदगी करनी। तो एक बड़ा सुनहरा दौर देखा है, लेकिन अब जब मैं नई जनरेशन को देखता हूं तो मैं खास तौर पर मैं कहूंगा कि मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। यार नसीम भाई, बड़ी अच्छी अहमद ने बात कही। एक चीज़ आपको याद होगी नसीम भाई, जब खेलों की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी हमारी, सॉरी, तालीम की मिनिस्ट्री के साथ हमारी खेल जुड़ी हुए थे, और तब बहुत स्पोर्ट्समैन निकले, कॉलेजेस को बड़ा मौका मिला, यूनिवर्सिटीज़ को मिला, हमने तालीम से खेल को अलग कर दिया और एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी, वो मिनिस्ट्री भी नहीं चली। फिर हमने इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री आईपीसी बना दी, वो भी सही तरह काम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आधे से ज्यादा बजट वापस कर देता है, खेलों पे नहीं लगाता, खिलाड़ी पे नहीं लगाता, वापस करके बहुत खुश हो जाता है। देखिए, पहले तो वो बजट देता कितना है ये बहुत बड़ा सवाल है। जितनी एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बजट देता है, उनकी उसकी तादाद कितनी है? अगर वो 15 लाख रुपए किसी एसोसिएशन को दे रहा है, तो 15 लाख रुपए तो किसी भी एक इवेंट के लिए भी ना काफी, कोई एक सिंगल इवेंट के लिए अगर आप कराने जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारे यहाँ क्या स्पोर्ट्स आपकी प्रायोरिटी नहीं है। स्पोर्ट्स के अलावा हमारे इतने मसाइल है कि हमें उनको अहमियत देने की जरूरत दिखाई देती है। और मसाइल ज्यादा है। और जिस तरीके से आपने कहा ना कि स्पोर्ट्स के साथ इस मुल्क में सोशली माँ का सलूक होता रहा, कभी जो है वो तालीम के साथ रहा, मिनिस्ट्री के अंदर में कभी किसी के साथ लगा दिया जाता है। स्पोर्ट्स एक अलग एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आप सारी दुनिया के अंदर जहां पर कौमें तरक्की याफ्ता आपको दिखाई देती है, या उनका खेल पे एक नुमाया मकाम दिखाई देता है और उनके खिलाड़ी सारी दुनिया में उनकी इज्जत बना रहे होते, वहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रॉपर शोभा, मुकम्मल शोभा का दर्जा दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो उठा के कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर में, और देखे उस वक्त दाखिले मिला करते थे नौकरियों से पहले, जब एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे, तो सईद अनवर शेखर, उनका दाखिला जो हुआ था NEDUC के अंदर, गुलाम अली का दाखिला हुआ था, आसिफ मुश्तबा का दाखिला हुआ था, इन सबका दाखिला जो हुआ था वो सारा स्पोर्ट्स कोटे पे था। तो आपके बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जो है उनको एक उम्मीद हो जाया करती थी कि उनको दाखिला मिल जाएगा। फिर उन स्पोर्ट्समैन को उम्मीद हुआ करती थी कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी। आज आप उठा के देखें, हमारे डिपार्टमेंट जरूर वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने बहाल कर दिए, लेकिन जिन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तरक्की में नुमाया रोल प्ले किया है, वो डिपार्टमेंट आपको अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरीके से कई सारे बैंक है जिनकी जो पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी हॉकी, पाकिस्तान कस्टम्स सर, कस्टम्स थी, नेशनल बैंक था, वापडा था, बहुत टीम्स थी, नो डाउट आपकी बात ठीक है। लेकिन नसीम भाई, क्या इसमें सिर्फ कसूर हम ये कहते हैं कि ऊपर लेवल का है, मिनिस्ट्रीज का है, या स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशंस का भरपूर कसूर है? सबका कसूर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन की हाल तो ऐसा है कि जैसे वो जो नहीं है, वो नाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, वो वाली कहावत है। वो करें तो करें क्या, वो किसको कहाँ लेकर जाए, कौन से प्लेयर्स की ट्रेनिंग का मसला हल करें, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ता है उनमें से कोई भी है। जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ऑफिशियल होगा वो जान की बाजी लगा देगा उस कुर्सी के लिए, उसके बाद बैठ के रोता रहेगा कि हमारे पास तो सही बात है। अच्छा नसीम भाई, बड़ी मुश्किल से 70 साल के बाबों को अलग किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, और नो डाउट मैं, बड़ी बात है कि राना सनाउल्लाह ने अवार्ड तकलीफ थी, उसमें मेरा सवाल भी था, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अब नहीं दिखेंगे। उसका नोटिफिकेशन भी हो गया कि 70 साल की उम्र वाले लोग अब खामखाना बैठे रहे स्पोर्ट्स की फेडरेशन में, और उसका भी एक तरीकाकार वजह किया।
एक ब्रेक लूंगा सर, इस पर भी आते हैं, जरा बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी। इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतनी मकबूल खेल, एक से एक बढ़ के नाम, दुनिया कामती थी, वर्ल्ड कप हो, अजलान शाह हो, ओलंपिक्स हो, कोई भी इवेंट हो, पाकिस्तान हॉकी टॉप पर थी। अब पाकिस्तान हॉकी ऐसी गायब हुई कि 97-98 के एरा के बाद हमें खिलाड़ियों के नाम याद नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी रह गया। आखिरी मकबूल खिलाड़ी सोहेल अब्बास था, उसके बाद मुझे किसी खिलाड़ी का नाम नहीं पता जो इतना मकबूल हो। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद, हॉकी, मैं अभी नसीम भाई से तो इस पे बड़ी डिटेल लूंगा, लेकिन हॉकी को ऐसा क्या हुआ है अहमद, हमने कवर की, नसीम भाई ने तो खैर इसका उरूज भी कवर किया, जवाल भी देखा, लेकिन मैंने भी हॉकी कवर की, देखी तो बड़ी अच्छे से देखी। रातों को वालिदैन हमारे जगह जगह के दिखाते होते थे मैचेस हॉकी के, वो बड़ा प्यारा टाइम था, एक से एक सुपरस्टार था। आखिरी सुपरस्टार सोहेल अब्बास था, उसके बाद मैंने इतना बड़ा सुपरस्टार तो कोई नहीं देखा। शहबाज सीनियर ये सब चले गए तो सोहेल था, सोहेल गया तो हॉकी भी गई। क्या हुआ हमारी हॉकी के साथ? ये आई थिंक एक बड़ा टची सब्जेक्ट है मेरे लिए पर्सनली, इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हॉकी खेली है और मुझे याद है कि लोग बड़ी हकारत की नजर से देखते थे जब उनको पता चलता था कि मैं हॉकी खेलने वाला हूँ। तो बात ये कि इतना डिसअपॉइंटिंग है, इतना टैलेंट नजर आता है, और एक मैं बड़ा हैरान होता हूँ। अभी भी आप खेल में होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक चार्जशीट दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं उनके ऊपर, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को साइट किया गया है, और तकरीबन आई थिंक कुछ दिनों का उनको टाइम दिया गया है कि वो रिस्पॉन्ड करें। और आप ये सोचें कि ये सब उस मोड़ पर हो रहा है जहां पर पाकिस्तान इतने सालों बाद प्रो लीग खेलने के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सिर्फ वो ऑब्वियसली डिसीजन बाकी रह गया, और आई थिंक फाइनेंशियल उसको देखना है मॉडल को। बट आप अंदाजा लगाएं कि आपने हर तरीके से, और मैं बार बार कहूंगा, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसमें फेडरेशन वगैरह का कितना कसूर है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, और मैं बहुत माजरत खाऊंगी ये कहते हुए, मैं एक बार फिर कहूंगा कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर फॉर्मर ओलंपियंस और हमारे जो हॉकी के सुपरस्टार्स रहे हैं, लेकिन मैं बहुत माजरत खाऊं, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि वो इसमें इक्वली कसूरवार हैं। उसकी वजह यह है कि उनके आपसी मसाइल, और जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि जो एक ओहदा लेना है या सेक्रेटरी बनना है या सदर बनना है, इस एक पूरी कश्मकश में वो ये भूल गए कि ये हमारा कौमी खेल है, और कौमी खेल को जो है वो आपको सिर्फ फाइनेंशियली वायबल नहीं करना था, आपको उसके स्ट्रक्चर्स भी मजबूत करने थे। क्या वजह है कि जब हॉकी की बात करते हैं तो सिर्फ एक फैसलाबाद और गोजरा का नाम लिया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट ना करेंगे, आप अपने आप से सवाल करें कि क्या वजह है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से हॉकी प्लेयर्स नहीं लेकर आ पा रहा, क्या वजह है कि सिंध के हॉकी प्लेयर्स जो है वो रिकग्नाइज नहीं हो रहे, कश्मीर से नहीं हो रहे, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं हो रहे, पंजाब के और इलाकों से नहीं हो रहे। क्या वजह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज एक बच्चा खड़ा होकर ये क्यों नहीं कहता कि मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ? आपने सोहेल अब्बास की बात की, मेरे लिए वो सबसे बड़े सुपरस्टार है। मैं आज भी उनकी वीडियोस लगा कर देखूंगा, मैं आज भी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को बता रहा हूँ। आप उनका वो पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर उनका वो एक ऑरा था, वो जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा एक प्लेयर का ऑरा होता है सोहेल अब्बास का, इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज थे। आपके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद थी। मैंने हाल ही में कुछ साल पहले जो है मैं लाहौर का मैंने रुख किया, वहां पर एक हॉकी नेशनल लेवल का हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था, और वो जिस हाल में कराया जा रहा था, ऑल्दो उसके साथ एक बड़ा नाम अटैच था जो मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ वो सोच के कि अगर मैं, जो कि एक अपने आप को प्रिविलेज बैकग्राउंड से समझता हूँ, जो एक प्रिविलेज खानदान से, एक प्रिविलेज बैकग्राउंड, एक करियर से आकर एक आप कहते हैं ना वीआईपी तरीके से उस हॉकी मैच को देखने आ रहा है, अगर मुझे इतनी मुश्किलात का सामना है, मुझे सहूलियात नहीं मिल रही, तो आम लोग फैमिलीज क्यों आएंगी उस टूर्नामेंट को देखने के लिए? तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को फैसला करना, देखें हम यकीन करें कि कई जगह पर इस नतीजे पे भी पहुंचे कि अगर आपने यही करना है तो ये फिर इसको कौमी खेल कहना बंद करें, क्योंकि इतनी ज्यादा आपको एम्बैरेसमेंट होगी जब आप देखेंगे कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मैं फिर कहूंगा कि फाइनेंशियल जो मॉडल है वो एक हिस्सा है उस तस्वीर का, जो बाकी हिस्सा है वो है कि उसमें आपने उसका जो उसकी कोर बॉडी थी उसको कितना मजबूत करना था। और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात फेडरेशन कही अहमद, हॉकी आपने खेली, आपने इसको बड़ा दिल से चाहा, आप इस पे बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं। मेरा ख्याल है कम लोग हैं जो अब पाकिस्तान हॉकी पर प्रोग्राम करते होंगे, और ये चीज़ें मैं सही बताऊं तो हमने बहुत कम, हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने किए। नसीम भाई हर चीज़ पे प्रोग्राम करते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को इसका बड़ा क्रेडिट दूंगा मैं, वो हर स्पोर्ट्स को जगाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग हैं। नसीम भाई, हॉकी का सवाल है, अहमद ने बड़ी अच्छी बात कही कि फेडरेशन उससे मुबर्रा नहीं हो सकती, कसूरवार है मुकम्मल। और हमारे ओलंपियंस जो म्यूजिकल चेयर खेलते रहे, आए, सेक्रेटरी बने, सदर बने,
पैसे भी मिले, ऐसा नहीं 10-10 अरब 11 अरब की करप्शन के केसेस हैं, तो कुछ तो मिला ना पाकिस्तान हॉकी को, खिलाड़ी को नहीं मिला। की वजह से हॉकी का ये हाल हो गया और करप्शन के इल्जामात लगते गए फेडरेशन के ऑफिसर्स के ऊपर, खासतौर पे पिछले 2-3 साल में जिस वक्त रियाज कीरदादा साहब आईपीसी के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तो इतने बड़े बड़े इंतजामात किए थे और उस दौर में हॉकी को सबसे ज्यादा पैसे भी मिले थे। वो दौर ऐसा था कि जिसके अंदर एक मरतबा फिर हॉकी को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा वही निकला कि जहां पर हम खड़े थे वहीं पर ही हम खड़े, शायद उससे भी नीचे जाने की बातें हो रही हैं, ऊपर जाने की बात नहीं हो रही। कभी आप देखें कि यही आपके जितने भी आप उठा के देखें, आपके जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो या जितने भी आपके पुराने खिलाड़ी हैं, आप देखें कि सब अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के बैठे हैं। ये आ गया है तो इसको डंडा डोली करके बाहर कैसे फेंकना है, ये आ गया है तो इसको बाहर कैसे निकालना है, यही सोच रहती है दिमाग में। उन हॉकी खिलाड़ियों से कोई पूछे कि जब आपने परफॉर्म किया, बड़े प्लेयर थे, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की नौकरियां भी दी, कोई नेशनल एयरलाइन में लगा, कोई कस्टम में लगा, आज माशाल्लाह सारे करोड़पति हैं। जब वो जीता करते थे तो उनकी नौकरियां भी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया बाद में? उनमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं कि जो ग्राउंड में जाते हैं और जाने के बाद खिलाड़ियों को चेक करते हैं कि यार मुझे इस मुल्क में हॉकी की वजह से सब कुछ दिया है, तो मैं कम से कम एक प्लेयर तो हॉकी को दे दूं। लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं कि जो माशाल्लाह अब उनकी लुक्रेटिव लाइफ हो गई है, वो भी एक गरीब तबके से आए थे, तो उनके जहन में ये नहीं होता कि जो बाकी गरीब आ रहे हैं इनकी बेहतरी के इक़दाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी चौधराहट के लिए लड़ाइयां लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको, अपनी चौधराहट के लिए कि मैं फेडरेशन का सेक्रेटरी लगूंगा, मैं सदर लगूंगा, मैं वो लड़ाई आपको ऐसी दिखाई देगी। उसके बाद आप उनका रोना पीटना देखें, हमारे पास तो टीए देने के भी पैसे नहीं। अरे भाई, अगर आपके पास टीए पैसे नहीं है तो फिर आपने चार्ज क्यों संभाला है भाई? वो खिलाड़ियों से क्या आपने खिलाड़ियों को भिखारी बनाया हुआ है? हॉकी के खिलाड़ियों को कि वो रोज बैठ के जो है वो सिया पट्टियां बांध के बैठ जाएंगे और एहतजाज कर रहे होंगे कि हमारा टीए नहीं है। नसीम भाई, एक सिंपल स्टोरी अगर मैं बताऊं ना, इसमें इसका जवाब यूं है, $500 सदर और $500 हॉकी का सेक्रेटरी लेता है रोजाना डेली, और खिलाड़ी को सिर्फ $100 देते हैं, जो खेलता है उसको $100 देते हैं, और दौरे भी टिका के करते हैं सदर और सेक्रेटरी साहब। तो हॉकी की तबाही तो होनी है भाई। आप फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी क्यों हर दौरे में जाएंगे भाई? कौन सी दुनिया में क्या नूर खान हर जगह पे जाते थे जिन्होंने हॉकी को इतना ऊपर मकाम बख्शा था? ब्रिगेडियर आते हर जगह पे ही जाते थे, ब्रिगेडियर हमीदी हर जगह जाते थे, कहीं नहीं जाते थे ये लोग। ये पाकिस्तान में बैठ के फैसले करते थे। आज तो फेडरेशन में आते जाए इसलिए कि जहां टीम जाएगी उसके साथ सदर और सेक्रेटरी नफी होके चले जाएंगे। तो भाई तुम्हारा क्या काम है वहां पे? आप बताओ ना। तो आपको डगआउट में कोई बैठने देता है, आप बैठते हो सामने वाली जगह पे कि जहां पे स्टैंड होता है। अब आप एक जानिब बैठिए आपकी मैनेजमेंट, एक जानिब पे बैठिए फेडरेशन, जिसका सदर और सेक्रेटरी भी पुराने खिलाड़ी हैं। अब मुझे ये बताया, वो खिलाड़ी कोच की सुनेगा या सदर और फेडरेशन के सेक्रेटरी की सुनेगा कि जो पुराना खिलाड़ी भी और ओहदा भी उसका बहुत स्ट्रांग है? अब वो वहां से सीख रहा है, तू राइट पे जा, तू लेफ्ट पे आ, वहां से बात हो रही होती है तो सुने रहा, वो आगे चल, पीछे जा, जल्दी पीछे जा। भाई वो किसकी सुनेगा? आपने अपनी हॉकी को खुद आधा सीकर आधा बटेर बना के रखा हुआ है। ये मैंने अपनी आंखों से सूरत हाल ग्राउंड में देखी है। एक तरफ से जो है ना फेडरेशन के ऑफिशियल सीख रहे हैं, उनके साथ 1-2 सेलेक्टर बैठे हुए जो पुराने खिलाड़ी हैं। एक तरफ वही आप ही ने जिसको कोच बनाया हुआ है वो सीख रहा है। वो खिलाड़ी समझ में नहीं आ रहा, राइट पे भी देख रहा है, लेफ्ट पे भी देख रहा है। आपने खुद उसको हवन्नक बना के छोड़ दिया अपने टूर के सिलसिले में कि आप, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर रहे होते कि आप टीम खिलाने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। आपका काम ही नहीं है टीम खिलाना। आप सदर या सेक्रेटरी में से कोई एक चला जाता तो अभी लास्ट टूर पे जो टीम गई थी तो खिलाड़ियों की टीए दे दिए जाते। खिलाड़ियों की टीए देने में कोई मसला ही नहीं होता अगर सदर और सेक्रेटरी जाएंगे भी दोनों। उनके सवालात भी बड़े सख्त पूछे। सही कह रहे हैं नसीम भाई, हमारे यहाँ उस जवाल की बजाय ना हमें ऊपर जाना चाहिए था, उरूज की तरफ। कहाँ शहबाज सीनियर, कहाँ सुहेल अब्बास, ये लेगेसी थी एक हॉकी की जो कैरी कर रहे थे। शहनाज शेख, इस्लाउद्दीन की लेगेसी को कैरी करते हुए आ रहे थे, एक से एक समीउल्लाह साहब, बड़ा नाम। हमें तो बहुत आगे जाना चाहिए था। हम कहाँ आके फंस गए कि हमारी हॉकी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसे लगता है कि ये लोग हॉकी के ग्राउंड से गए तो हॉकीज भी उठा के ले गए, हॉकी का टैलेंट भी उठा के ले गए, हॉकी के प्लेयर्स भी। हमारे पास पूल देखें नसीम भाई,
और वो जब ट्रायल्स होते हैं 60 बंदा खड़ा होता है ट्रायल में, और वो भी इन्हीं के क्लब्स का बेचारा आ जाता है। बड़ी बात है 60 बंदा आता है, मैं तो उस पर भी हैरान हूँ कि वो आता कहाँ से। लड़के जाते ही नहीं, कोई हॉकी उठा के, मैंने तो नहीं कभी देखा कि ग्राउंड में कोई हॉकी लेके जा रहा हो। क्रिकेट का बैट सबके हाथ में होता है। देखें, बात सारी ये है अरसलान भाई कि अब आपके पास सूरत हाल स्पोर्ट्स की इतनी ज्यादा खराब हो गई है, तमाम स्पोर्ट्स की अगर आप बात कर लेते तो अब सूरत हाल उस तरीके की नहीं रही है। हम मॉडर्न डे गेम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, हॉकी की तबाही जो सबसे बड़ी शुरू हुई है, हम वही लकीर के फकीर बने रहे। एस्ट्रोटर्फ आने के बाद फिटनेस लेवल बिल्कुल चेंज हो गया, आपकी स्किल्स बदल गए। जब आप ग्रास पे हॉकी खेला करते थे, हम लोग डोमिनेट करते थे, हम जो है वो ड्रिबलिंग हमारी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, हम जो है वो कंट्रोल कर लिया करते थे। लेकिन सही बात है। नसीम में एक ब्रेक लेनी है कि फौरी बाद में आके स्क्वाश पे ही बात करूंगे। एक ब्रेक, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नसीम भाई। जहांगीर जांचेर ऐसे गए स्क्वाश कोर्ट से कि मुझे लगता है अपने साथ रैकेट भी ले गए, बॉल भी ले गए, स्क्वाश कोर्ट भी उठा के ले गए, टेनिस के सारा टैलेंट उठा के ले गए। ये आमिर अतलस आए, फरहान जमान आए, फरहान महबूब आए, बहुत प्लेयर आए। अभी भी नूर खेल रहा है, प्लेट डिवीजन खेल रहे हैं सारे। किसी को प्लेट डिवीजन की वैसे इतनी नॉलेज भी नहीं, लेकिन प्लेट डिवीजन खेल रहे हैं सारे जो BBCC टीयर है। हमारी स्क्वाश को क्या हुआ? इस पर राज करते थे, 555 मैचेस बगैर हारे। ऐसा स्पोर्ट्स का कारनामा किसी ने अंजाम नहीं दिया जो जहांगीर ने दिया या जांचेर ने दिया। कमाल था। कहाँ गई हमारी स्क्वाश? देखिए, वो दौर आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्पोर्ट का खत्म होता जा रहा है, और उस दौर के अंदर मैंने आपको कहा ना कि वहां तक प्राइड बाकी था, प्राइड बाकी नहीं था, प्राइड बाकी था। वो प्राइड के दौर में खेल लिए, फिर उसके बाद स्क्वाश में, हॉकी में रोजाना की बुनियाद पे तब्दीलियां आ रही है और गेम का पेस बढ़ रहा है। क्या हम उस पेस को अडॉप्ट कर रहे हैं? हमारा बच्चा अभी आपसे 2-3 साल पहले की बात है, आप स्क्वाश की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ओपन में जाता था तो हमारा अंडर 13, अंडर 14, अंडर 16 जीतते आ जाता था। जब वो नेशनल सतह पे आता था तो वो गायब हो जाता था। तो हम क्या सही एज के बच्चे भेज रहे थे जो जीत गए थे? हम जूनियर सतह के ऊपर जीतने के लिए क्या सारे इकदाम कर लेते हैं? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर वो जूनियर पे जीत रहा है तो फिर वो सीनियर में जाके उसे क्या हो रहा है? उसको सीनियर में भी जीतना चाहिए क्योंकि वो बचपन से अच्छा है। लेकिन क्या वो सही एज ग्रुप का बच्चा आपने भेजा था? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पर बहुत सारे इल्जाम भी लगते रहे। हमारी ब्लाइंड टीम पे भी एक किसी ने तनकीद की कि भाई यहाँ तो आंखों वाले भिजवा दिए आपने, स्पेशल बच्चों में आपने नॉर्मल भिजवा दिए। ये इल्जाम हम पे लगते रहे। मेडल जीतने के लिए हम किसी भी इकदाम पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे नॉर्मल बच्चा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके घूम रहा है, वहाँ पे जो है ना वो नॉर्मल है, वो सबको मार के आ गया, वो ज़ाहिर है वो नॉर्मल था, स्पेशल से तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। ये इल्जाम लगे हैं पाकिस्तान पे। सही है। और आप हम वक्ती जीत के लिए, वो कहते हैं ना कि अपनी बोटी के लिए बकरा ज़िबा कर दो। अगर आज मेरे पास टास्क मौजूद है तो मैं किसी तरीके से जूनियर को जिता दूं, कैसे भी जिता दूं, सीनियर की परवाह नहीं है। फिर आपके साथ यही हुआ है। आपने ना मॉडर्न गेम को अडॉप्ट किया, क्रिकेट की सूरत हाल भी उसी जगह पर है, लकीर के फकीर बने हुए उसी अंदाज से खेलेंगे। स्क्वाश, हॉकी, इनमें जो वकार था वो आपका चला गया, वो वकार आपका बचा ही नहीं है। क्रिकेट के अंदर आपका वकार बिल्कुल बॉटम में जाके लगा हुआ है, जमीन पे जाके लगा हुआ है। जो आपकी सूरत हाल है, आपका टैलेंट वर्ल्ड वाइड मैच करने के काबिल नहीं रहा है, जो दुनिया का टैलेंट आ रहा है। और वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर पावर हिटिंग जो अडॉप्टेशन है, वो जो वो कर चुकी है दुनिया, हम उससे खासी दूर दिखाई दे रहे हैं। हमारी क्रिकेट का भी वही हाल होगा क्योंकि हमने फोकस नहीं किया कि मॉडर्न डे गेम इस वक्त जाके में रहा है, वो तरक्की के मराहिल के। नसीम भाई, बड़ी आपने ना दुखती रग बल के कहानी खोल दी और आपने बड़ी डिटेल बात बताई कि कहाँ गलती है। अहमद, नसीम भाई ने जो एज वाले ओवर एज प्लेयर्स के इनका जिक्र किया, इसमें हमें बरमला इजहार करना चाहिए हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन स्क्वाश ऐसी तबाही का शिकार हुई, जहांगीर जांचेर के बाद खड़ी नहीं हो पाई अपने पाँव पे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूथ लेवल पर बड़ा टैलेंट नजर आया, लेकिन जब भी वो यूथ परफॉर्म करता था, मैंने अपने हर प्रोग्राम में और जिस जगह भी मैं गया हूँ वहां पर एक ही सवाल उठाया कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी ट्रांजिशन कैसे होगी सीनियर के अंदर। वहां भी वही मसाइल शुरू हो गए जो हमने अभी हॉकी फेडरेशन में कुछ चीजों की निशानदेही की। ऑब्वियसली अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको फाइनेंशियल नंबर्स बताता कि 2023-24 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कितने पैसे दिए गए, 2024 से 25 तक कितने दिए गए। तो पैसा मसला नहीं था। अब खास तौर पर स्क्वाश की बात करें तो उसकी पेट्रनेज जो है वो बहुत मजबूत है। वहां पर भी फंडिंग का इशू नहीं है, वहां पर स्ट्रक्चर्स का इशू बिल्कुल भी नहीं है।
बड़ी एक वाज़ेह सेट पॉलिसी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर, लेकिन मसला फिर वही आ रहा है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनका फोकस कुछ और है। मैं आपको बताऊं, ओवरऑल अगर मैं आपको एक पिक्चर दूं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जितनी भी हैं उनका एक ही मसला है, और मैं फिर ये बहुत माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, साबिक हॉकी प्लेयर्स हैं, साबिक स्क्वॉश के लेजेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं और हम आज भी उनको सलूट और सलाम पेश करते हैं और बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं। लेकिन खुदारा ये मेरे हाथ हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अब वक्त आ गया कि आप इन चीजों से जान छुड़ा लें। हमारे लिए बड़ा इजी है कि कोई कहीं परफॉर्म करके आता है, कुछ भी करता है, फौरन उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है। अगर आप मैं दुनिया, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बन चुका है जिससे आप मुवाजना करते हैं, तो क्रिकेट इंग्लैंड, सही बात है। क्रिकेट न्यूजीलैंड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आप सीईओज उठाकर देख लें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टॉड ग्रीनबर्ग हैं जो मार्च 2025 से जो है वो उनके साथ हैं। अगर आप उनके प्रीवियस रोल्स देखें तो वो नेशनल रग्बी में रहे एज सीईओ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन वेरी में वेल जनरल सर, मैनेजर रहे ऑस्ट्रेलिया के, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उनकी वेरी बाकायदा वेल तौर सर। पर डिग्री है। मेरा ख्याल है इंग्लैंड अहमद, ये एंड आपका वेल्स मैसेज है, ये पूरी हमारा बिल्कुल हम कहें ना, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, ये मैसेज है। बिल्कुल सही बात है। नसीम भाई को लास्ट में शॉर्ट से कोई बात कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे? बस मैं एक ही बात कहूंगा अरसलान भाई कि आपको अमली इक़दामात करने की जरूरत है, और मॉडर्न डे स्पोर्ट्स के लिए आप स्पोर्ट्स लेके आ जाते हैं तो मॉडर्न डे उसको सिखाने का मौका ही नहीं देते हैं। वहां पे आपके फेडरेशन के ऑफिशियल, जो टॉप ऑफिशियल होते हैं, वो अपनी चला रहे होते हैं और उसके बाद उसको भी काम करने का मौका नहीं देते। आपको बाकी तमाम गेम्स में, चाहे वो ओलंपिक गेम्स है, आपको फॉरेन एक्सपर्ट जो मॉडर्न डे टेक्निक को समझते हैं थोड़ा खर्चा करें हमारी हुकूमत पाकिस्तान, और उनको लेकर आए। स्पोर्ट्स को इस तरीके से यतीम और बेयारो मददगार ना बेहतरीन छोड़े सर, दुनिया में। सर स्पोर्ट्स जो है बेहतरीन। वो, नसीम भाई वक्त कम था, इस पे इंशाल्लाह मैं बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद रहे। अहमद नवाज, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।